नमस्कार दोस्तों। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन यानी कि एनडीए में पार्ट 4 में आपका स्वागत है। और इसमें हम लोग क्या क्या जानने की कोशिश करेंगे। आपदा, विपदा यानी कि डिजास्टर और डेवलपमेंट यानी कि विकास में क्या संबंध है। आपदा और विकास में क्या संबंध है, और साथ ही हम लोग के एनडीए में क्या कमियां हैं और क्या चुनौतियां हैं, इस विषय में जानेंगे हम लोग। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, संबंध क्या है। एक बात सभी को समझना जरूरी है, इंसान को जितना विकास करना जरूरी है वो विकास तभी संभव रहेगा और लंबा समय तक टिका रहेगा जब वो विकास सही दिशा में हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग पूरे चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। विकास यहाँ लिखा हुआ डेवलपमेंट यानी कि विकास, प्रोग्रेस, ये दो टाइप से होता है। एक नेचुरल फ्रेंडली, प्रॉपर बैलेंस विथ इन्वायरमेंट, और एक आपका है अनफेयर डेवलपमेंट, वायलेट द नेचर, सेफ्टी रूल, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर। यानी कि दो तरह से इंसान विकास करता है। एक जो है नेचर का, यानी कि जो पर्यावरण है, आसपास का जो चीज़ है उसको बढ़िया से बना के रखते हुए विकास करता है। यानी कि पर्यावरण के साथ बैलेंस बनाते हुए, यानी कि पर्यावरण को जैसा है उसको उस तरह से रखें और उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करें। एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। जैसे कोई एक गांव है, मान लेते कोई एक गांव है, गांव में शुरू से ही पेड़ पौधा, जंगल, पहाड़ ये सब है। ठीक है, लेकिन बाद में मालूम चलता है कि उस गांव में जो है वो जो पहाड़ है, वो पहाड़ एक्चुअली मैग्नीज का माइंस है। मतलब मैग्नीज का ही मतलब पहाड़ है वो। अगर उसमें अगर माइनिंग किया जाए तो उसमें बहुत सारा मैग्नीज निकलेगा, जिसको बाद में प्रोसेस करके हम लोग उसमें आयरन और स्टील बना सकते हैं। तो इसमें ये जो काम है करने का दो तरीका हुआ। एक इन्वायरमेंट के साथ बैलेंस बनाते हुए कि भाई कितना मेरे को माइनिंग करना है, माइनिंग मतलब खोदना है, और जितना हम माइनिंग किए, ठीक है ना, जितना माइनिंग किए, जितना माइनिंग किए हम गड्ढा किए उसमें फिर गड्ढा को भर दें। और जब माइनिंग करें तो माइनिंग करने के समय उसमें जो वर्कर काम कर रहे हैं उनका हेल्थ है HSE, ठीक है, इसको कम HSE एक रूल है जो हर फैक्ट्री में फॉलो किया जाता है। हेल्थ, सेफ्टी, इन्वायरमेंट, यानी कि वर्कर को हेल्थ को भी देखना है, सेफ्टी भी देखना है, सामान जान और माल दोनों का सेफ्टी देखना है, और इन्वायरमेंट को भी देखना है ताकि इन्वायरमेंट ख़राब ना हो। ठीक है, तो और देखिए, एक है कि आप पूरा वायलेट कीजिए, गड्ढा खोदते जाइए, आदमी किस तरह से काम कर रहा है किस तरह से नहीं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होगा, आप जितना पैसा कमाए हैं, जितना धन कमाया है, वो सारा इसका भरपाई करने में लग जाएगा। मान लेते हैं 10 वर्कर डेथ हो गया, तो जान का कोई कोई तो कीमत नहीं है कि इसको हम 1,000 में खरीदेंगे, तो 2,000 में, 2 लाख में, 1 करोड़ में खरीदेंगे, किसी जान खरीद सक खरीद 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 कोई सकता है? कोई कीमत होता है? नहीं होता। लेकिन उसका मुआवजा भरने में, और इसके बाद जब कोई एक्सीडेंट होगा तो उस जगह में काम भी बंद हो जाएगा, है ना, कुछ समय के लिए काम बंद हो जाएगा। फिर पुलिस प्रशासन आएगा, कोर्ट कचहरी, दुनियादारी, वो सब को संभालते संभालते जो है कंपनी का हालत ख़राब हो जाएगा। यही कारण है कि HSE को कंपनी में बहुत ध्यान दिया था, फैक्ट्री में, हेल्थ, सेफ्टी, इन्वायरमेंट। ठीक है, इसका मतलब बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देखेंगे इसी चैप्टर में दिया हुआ। ठीक है, तो विकास करने का दो तरीका है। या तो आप एक पर्यावरण के साथ तालमेल बैठाते हुए विकास कीजिए। तो वही वाला माइनिंग में फिर से हम लोग आते हैं। माइनिंग किया
और वहाँ पर जो काम कर रहे हैं उसको भी बढ़िया से सेफ्टी का इक्विपमेंट दिया हुआ है, अच्छा अच्छा सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, बढ़िया से ट्रेनिंग दे रहा है वर्कर लोगों को कैसे काम करना कैसे नहीं, ठीक है। और साथ ही जो टूल्स है, हथियार है, औजार है, वो भी बढ़िया है। और जब ये माइनिंग हो जाता है उसको उतना ही माइनिंग करना है जितना करना है, उसके बाद फिर क्या है उसमें फिर मिट्टी डाल के या जो भी है वेस्ट मटेरियल डाल के भर देना है। और जहाँ फैक्ट्री रहेगा या फिर जिस जगह में कंपनी रहेगा उसका आसपास इलाके में जो है सब तरफ हरियाली है, पेड़ पौधा लगाएगा। पेड़ पौधा लगाएगा, एक तो मतलब वहाँ का जो इन्वायरमेंट है बढ़िया करके रखेगा। अगर इस तरह से कोई डेवलप करता है तो उसका जाहिर सी बात है वो फिर वो विकास करते ही जाएगा, उसका डेवलप और होगा। दूसरी तरफ अगर हम लोग अंधाधुंध विकास करते हैं, अभी तो हमने उसका एग्जाम्पल दिए हैं, अंधाधुंध विकास या फिर जो कि पर्यावरण का बिना हिसाब किताब किए यानी कि बिना पर्यावरण को अनदेखा करते हुए विकास करने से क्या होता है उसका तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल यहाँ पर है, ठीक है। अनफेयर अगर कोई करता है तो उसको फिर क्या होता है उसको देखिए, फिर उसको डिजास्टर आ सकता है। यहाँ देखिए दिया हुआ तीर लगा हुआ ना इसमें, अगर कोई बिना सोचे समझे खाली पैसा 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 काम काम करेगा और आगे क्या होगा पीछे क्या होगा, वहाँ के जो कामगार काम कर रहा है वर्कर उसका हेल्थ में क्या असर पड़ रहा है, जो सामान सब है इक्विपमेंट है उसमें उसका सेफ्टी में क्या असर पड़ रहा है, कोई मतलब नहीं है। एनवायरनमेंट प्रदूषित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, धुआं कहाँ जा रहा है, वो सब कोई मतलब नहीं है। तो उसके लिए ये रेडी रखना पड़ेगा उसको, फिर क्या रखना पड़ेगा उसके लिए, फिर डिजास्टर आ सकता है, क्लाइमेटी भी आ सकता है। डिजास्टर क्या है क्लाइमेटी क्या हम लोग पहले जान चुके हैं। ये दो तरह से होता है, एक तो टेम्पररी होगा हफ्ता भर में 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, या फिर लॉन्ग टाइम के लिए भी हो जाएगा। दूसरा जैसे भोपाल गैस कांड, ठीक है, भोपाल गैस कांड हम लोग बढ़िया से उसका सीरीज़ पढ़ेंगे। जैसे बहुत बड़े एग्जांपल है ये देखिए चेरनोबिल वाला घटना, यहाँ अभी भी ये फैक्ट्री बंद पड़ा हुआ है, मतलब ये जो पावर प्लांट था अभी भी बंद पड़ा हुआ है। क्या चीज़ था इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, अभी कुछ समय के बाद जिक्र करेंगे, ठीक है। ये लॉन्ग टाइम हो गया। अफेक्ट द डेवलपमेंट प्रोसेस, मतलब जब आप इस हिसाब से विकास करेंगे, आप एक समय आएगा तो विकास ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन आप जिस दिन आपको जो है कुछ ऐसा समय होगा कि जितना आप विकास किया ना गलत तरीके से, वो सारा का सारा रिजल्ट ये देगा। टेम्पररी अगर डिजास्टर हो सकता है या फिर लॉन्ग टाइम होगा। कुल मिलाकर आपका कुल मिलाकर आपको जो है डेवलपमेंट जो प्रोसेस है यानी कि विकास का जो प्रक्रिया है उसको रोक देगा। विकास क्या है, वो किस तरह से विकास बड़ा बड़ा जो है डेवलप अच्छा पैसा कमाने वाला यानी कि अच्छा खासा जो है विकास प्रगति पर चलने वाला कंपनी किस तरह से बंद हुआ बर्बाद हो गया, उसका भी केस स्टडी पढ़ेंगे ना बाद में। और देखिए यहाँ लिखा हुआ है डिजास्टर और डेवलपमेंट दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, जाहिर से बात है जुड़े हुआ है, ये तो दिया हुआ है। डेवलपमेंट अगर सही तरीके से कीजिएगा तो सब कुछ ठीक, और जहाँ से गलत तरीके से कीजिएगा तो सब बर्बाद। पैसा कमाने का तो बात अलग, खुद को गिरवी रखना पड़ जाएगा तब भी उसका कीमत चुका नहीं पाएगा। तो अगर बढ़िया से अगर डेवलपमेंट करेगा, बढ़िया से डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, इसमें पहली बात तो नेचर फ्रेंडली होना चाहिए, पर्यावरण के साथ तालमेल बैठा कर विकास करें। दूसरा है कि उसका फिर केयर भी करें, तालमेल बैठा कर तो करे भी करे काम, उसको केयर करे मतलब पर्यावरण को और उसको सुधारने की कोशिश करें, ठीक है। इस हिसाब से जब कोई विकास करेगा डेवलपमेंट करेगा तो प्रोसेस ऑफ ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट दोनों को प्रोग्रेस होगा, होने से दोनों को, इंसान को तो प्रोग्रेस होवे करेगा, इन्वायरमेंट भी। मतलब जब इन्वायरमेंट जब प्रोग्रेस करेगा तो जाहिर से बात है इंसान भी प्रोग्रेस करेगा। और किस हिसाब से बात हम बोल रहे हैं अभी वो भी जिक्र करते हैं।
चलिए देखते हैं। देखिए, relationship between disaster and development can be summed summed up with the following four concepts. Development can increase vulnerability, development can reduce vulnerability, disaster can set back development, and disaster can provide development opportunity। मतलब बोल रहा है अगर डेवलपमेंट सही दिशा में हो, हम लोग इस बारे में पहले जिक्र कर लिया, डेवलपमेंट सही दिशा में हो पर्यावरण के साथ, हेल्थ एंड सेफ्टी, याद रखिएगा HSC, हेल्थ सेफ्टी और इन्वायरमेंट, इस तीन चीज़ को अगर देख के विकास किया जाए तो सब अच्छा है। तीन चीज़ में से कोई एक भी अगर गड़बड़ करता है तो फिर इसका रिजल्ट घातक होगा। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें बता रहा है। सेम है, अगर डिजास्टर आता है तो सब कुछ बर्बाद कर देगा। कैन सेट बैक डेवलपमेंट, यानी कि विकास जो है जहाँ तक आपका प्रोग्रेस हुआ है वो फिर आपको पीछे और ले जाएगा, बल्कि और बर्बाद ही कर देगा। भोपाल गैस कांड जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें देखिएगा, वो कंपनी अभी जो है मध्य प्रदेश में है, MP में है। भोपाल तो MP की राजधानी भोपाल है। अभी भी वहाँ पर स्थिति बहुत गंभीर है। हम लोग उसका भी केस स्टडी पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में है, NDMA चैप्टर में ही वो भी है। और आगे देखते हैं, डिजास्टर कैन प्रोवाइड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, डिजास्टर कैन प्रोवाइड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर डिजास्टर नहीं आता है तो डेवलपमेंट मतलब फिर वो डेवलपमेंट और अपॉर्चुनिटी दोनों को बढ़ावा देगा। कोई आपदा नहीं आता, सब कुछ ठीक ठाक है, तो आदमी को भी काम करने में अच्छा लगेगा, वर्कर भी बढ़िया काम करेगा, सरकार भी खुश, वहाँ का प्रशासन भी खुश, आपको भी खुशी रहेगा। ठीक है, और देखिए आगे एक तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा करके देखते हैं हम लोग। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर ये फ़ोटो हम लगाए हुए हैं, ताकि समझिए कि विकास खाली पैसा कमाने बड़ा बात नहीं है। ये चीज़ कंपनी को समझ में आ चुका है, पहले तो समझ में नहीं आता था, लेकिन अब ठीक समझ में आ चुका है। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है चेरनोबिल न्यूक्लियर इंसिडेंट। एक्चुअली ये प्रक्रियात्मक का शहर है, हम इस बारे में पहले भी जिक्र कर चुके हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा बढ़िया से जिक्र करेंगे। उसके बाद इसका केस स्टडी जब होगा तो इसमें पूरा बढ़िया से बताएंगे हम। प्रेप्रियात जो शहर है ये यूक्रेन में है। कहाँ है? यूक्रेन, वही यूक्रेन जिसका पर अभी रूस अटैक कर रहा है। मतलब वो बोल रहा है कि तो मिलिट्री एक्शन है, और रूस जो है फरवरी में अटैक किया था, और शायद इसमें जून जुलाई में जो है ये जो फैक्ट्री है प्रेप्रियात की जो फैक्ट्री है न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसमें फिर कब्जा भी कर लिया था। लेकिन एक समय ऐसा था, देखिए एक समय जो था वो न्यूक्लियर पावर प्लांट ऐसा दिखता था। ठीक है, रूस जो है पहले USSR कहलाता था, USSR। ठीक है, यूनियन एंड सोवियत सोशलिस्ट रसिया रिपब्लिक, ये था। तो ये जो तो इसमें बहुत सारा देश था, रूस के अलावा यूक्रेन भी उसी का पार्ट था, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और बहुत सारा जो है उसी का पार्ट था। ठीक है, USSR का पार्ट था। लेकिन वो जो USSR जो संगठन था, USSR जो संगठन था, ये टूट जाता है। टूटने का तो बहुत सारा कारण है। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल निभाया यही फैक्ट्री रोल निभाया। ये जो फैक्ट्री हम देख रहे हैं ना, ये तो छोटा सा बिल्डिंग है, वो तो हम दिखाने का रखे हैं कि किस पहले कैसे दिखता था। पहले इस तरह से दिखता था, अभी कैसा दिख रहा है। अभी यहाँ कोई जाता ही नहीं है,
इसको बोलते हैं घोस्ट टाउन। और एक समय ऐसा था, एक बहुत बड़ा शहर बसाया था रूस जो है, यूएसएसआर एक बहुत बड़ा शहर बसाया था। वो एक्चुअली वो अमेरिका को टक्कर देने के चलते में, क्योंकि अमेरिका का साथ और रूस का दोनों में कोल्ड वार चल रहा था। ठीक है, ये हिस्ट्री का चैप्टर है तो ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। तो कोल्ड वार चल रहा था और इसी का इस समय जो है कंपटीशन चल रहा था, हम ज़्यादा डेवलप करेंगे कि तुम ज़्यादा डेवलप करेगा। तो इसी का नज़र रखते हुए एक बहुत बड़ा शहर बसाया था रूस। ठीक है, प्रेप्रियात उस समय उसी का भाग था यूएसएसआर में। तो प्रेप्रियात शहर है, एक प्रेप्रियात शहर ही है न्यूक्लियर पावर प्लांट, मतलब एक पावर प्लांट बनाया था प्रेप्रियात में। और उसी का आसपास जो है करीब 10 से लेकर 20 किलोमीटर तक के रेडियस में एरिया में जो है, शायद ज़्यादा ही होगा, शहर बसाया था जिसमें बहुत कुछ था। स्विमिंग पूल से लेके आपका कॉलेज, स्कूल, जिस तरह से एक शहर में फैसिलिटी होता है, ठीक है, उसे सारा फैसिलिटी था। बहुत पैसा खर्चा किया उसमें। बोला जाता है कि रूस इसमें जो है करीब अपना इकोनॉमी का, अपने का अर्थव्यवस्था का 5/1 जो है खर्चा इसमें किया था। यानी कि रूस के इकोनॉमी में अगर 5,000 रुपया एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, 5 रुपया आता है तो 1 रुपया इसमें खर्चा किया था। तो रूस का जो करेंसी है वो रूबल है, तो इसमें इतना खर्चा किया था। लेकिन एक गलती सब कुछ ले डूबा, यहाँ तक जो है यूएसएसआर भी गिर गया, टूटना पड़ गया उसको। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ को जोड़ने के लिए पैसा का बहुत अहमियत है, धन की, मनी, सारा चीज़ पैसा बोलता है ना, पैसा बोलता है। यही एक कारण है पैसा बोलता है। बोलने का मतलब है कि रूस जो है, यानी कि यूएसएसआर जो है, पहले से ही इकोनॉमिक सिस्टम से मतलब क्राइसिस से गुजर रहा था। कारण किसका, सब चीज़ में जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल था। रूस में, यूएसएसआर में एक ऐसा सिस्टम था, सब चीज़ जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल, जितना भी फैक्ट्री वगैरह सब था, सब के सब गवर्नमेंट का कंट्रोल में था। तो आदमी सब लगभग कामचोर हो गया था, आलसी हो गया था। तो काम बढ़िया से नहीं होगा, आलसी होगा तो प्रोग्रेस नहीं होगा। और दूसरी तरफ यूएसए जो है वो प्राइवेट विचारधारा, ये हिस्ट्री का चीज़ है, हम लोग उसमें उतना नहीं जाएंगे। अभी तक खाली यही समझेंगे कि क्या 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 घटना घटा। न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो है सेफ्टी का वायलेशन हुआ, और वायलेशन होने के साथ उसमें एक एक्सीडेंट हुआ, ज़बरदस्त ब्लास्ट हो गया। और ब्लास्ट होने के बाद जो है यूरेनियम था, ठीक है ना, न्यूक्लियर जानते हैं हम लोग, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम का बहुत ज़्यादा, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ये सब जो है हाँ रेडियो एक्टिव मटेरियल है। तो ये तो केमिस्ट्री का पार्ट है, तो फिर भी हम लोग थोड़ा जिक्र कर ही लेते हैं। तो ये सब न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल होता है ताकि इसमें बिजली उत्पन्न करें। बिजली उत्पन्न करने के लिए सब इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन जब ब्लास्ट हुआ, अनकंट्रोल हुआ, सेफ्टी का पूरा वायलेशन हो रहा था, तो जब ब्लास्ट हुआ तो जिस कारण से वहाँ का जो पावर प्लांट था उसमें जो भी यूरेनियम था सारा रिलीज हो गया। और जब रिलीज हुआ तो रेडिएशन फैल गया सब तरफ, करीब 10 से लेकर 15 किलोमीटर का रेडियस में रेडिएशन फैल गया। इसमें आसपास जो भी व्यक्ति थे तुरंत मारे गए हैं, और जो दूर दूर थे उनको 1 महीना, 1 साल, 5 साल, 10 साल ऐसे करते करते सब मारे गए रेडिएशन के कांटेक्ट में आके। तो यही बात है, अगर विकास सही ढंग से हो, HSE हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट, इसमें सेफ्टी का वायलेशन किया था, जिस कारण से जो है ये हल हो गया। ये सब अगर ध्यान देगा तो फैक्ट्री, चाहे फैक्ट्री तरक्की करेगा, फैक्ट्री तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा, आसपास के लोग तरक्की करेंगे, इसका फैक्ट्री का मालिक तरक्की करेगा, सब तरक्की करेगा। एक गलती सब बर्बाद। पहले ऐसे दिखता था बिल्डिंग, एक छोटा सा नमूना है, ठीक है ना, तो बहुत बड़ा शहर था, अब पूरा शहर का नज़ारा इस तरफ से बन गया।
यही कारण है जब ये घटना घटा तो उसका 1 साल के बाद ही 1990 में यूएसएसआर टूट गया। क्यों? क्योंकि पैसा का शॉर्टेज हो गया, सारा पैसा तो यहीं लगाया था। उसके बाद जब ये घटना हुआ, जब ये ब्लास्ट हुआ, तो इसको कंट्रोल करने के लिए, एक तो जब ये ब्लास्ट हुआ तो इतना सारा जो पैसा लगाया था रूस, वो तो गया ही गया, खरबों रुपया लगाया था, वो तो गया ही गया। उसमें जो जो साइंटिस्ट लोग काम कर रहा था वो भी मरा, इंजीनियर था वो भी मरा, आसपास के लोग थे वो भी मरा, स्टूडेंट था, डॉक्टर था, टीचर था, सब मरा। उनका कीमत भी चुकाना पड़ेगा रूस को, और साथ ही साथ बचाव कार्य में, ठीक है ना, राहत और बचाव कार्य में, यानी कि रेडिएशन ना फैले बोल के और भी अलग से इसमें जो है राहत और बचाव कर्मी आए। इसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सॉरी नेवी बोल रहे, आर्मी, एयरफोर्स और भी बहुत तरह तरह का फोर्स इसमें आए और इसको फिर कंट्रोल किया। और कंट्रोल करने में भी और पैसा खर्चा हुआ। इसी कारण से जो है रूस कंगाल हो गया इस घटना के बाद। जब कंगाल हो गया तो 1990 में अब जो बाकी सब देश जो एक साथ मिलकर चल रहे थे, ठीक है ना, 18 से लेकर 20 करीब के देश थे मिलजुल के जो है यूएसआर टीम बनाए थे। अब जब पैसे ही नहीं रहा, ठीक है ना, तो फिर सब में क्राइसिस आ गया, अपना अपना सब अलग आज़ाद होने की कोशिश करने लग गए, जिस कारण से रूस इसको नहीं संभाल सका, क्योंकि खुद को उसको संभालना मुश्किल हो गया, कितना लॉस हो गया उसको। और भी बहुत सारा कुछ कारण रहा है, हम लोग कभी उसका भी जिक्र करेंगे, ठीक है। तो यही से हम लोग सीख मिलते हैं, अगर विकास सही ढंग से हो तो इंसान बहुत आगे जाएगा, और वरना वो तो बर्बाद हो गई, सबको ले देके बर्बाद कर देगा। अब हम लोग इसमें कमियां और चुनौतियों को देखते हैं, क्या कमियां हैं एनडीएमए में और क्या चुनौतियां हैं वो देखते हैं। वर्ष 2013 में उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदा के दौरान एनडीएमए की भूमिका के बारे में प्रश्न उठाए गए हैं, जहां यह अचानक की बाढ़ और भूस्खलन के बारे में लोगों को समय रहते सूचित करने में असफल रहा। तो देखिए, इसमें तो एनडीएमए के ऊपर सवाल तो उठाना ठीक है बात है, लेकिन एनडीएमए के साथ साथ इसमें आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे पार्ट 3 में, उसका भी रोल के ऊपर सवाल उठना चाहिए, क्योंकि उनको जानकारी लेट से मिला होगा या फिर उनको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ होगा। अगर एनडीआरएफ को जल्दी से सूचना मिलता है तो टाइम से पहुंचता है। खैर, जब ये घटना घटा था तो वहाँ पर एनडीआरएफ के रूप में आईटीबीपी ने कमान संभाला था, जान लीजिएगा, आईटीबीपी। 2013 में जो घटना हुआ था केदारनाथ में, तो उस समय जो है आईटीबीपी पूरा कमान संभाले थे। आगे देखते हैं और क्या क्या घटना, क्या क्या चीज़ है जिसका पर सवाल उठता है। और देखिए कमियां, और हम लोग चैप्टर ही पढ़ रहे थे ना। 2015 के चेन्नई की बाढ़ को सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने मानव निर्मित आपदा कहा और इस विनाश के लिए तमिलनाडु की सरकार को उत्तरदायी ठहराया। फिर वही बात, इसमें तो विकास आ गया और ऐसा विकास किया कि डेवलपमेंट को ही ध्यान दिया, सेफ्टी को ध्यान नहीं दिया, तो जिस कारण से रिजल्ट ही आया, ठीक है। वर्ष 2018 में केरल और वर्ष 2015 में चेन्नई की बाढ़, तो हमने देख ही लिया, चेन्नई की बाढ़ दोबारा आ गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। एनडीआरएफ कर्मियों के पास संकट की स्थितियों से निपटने हेतु पर्याप्त प्रशिक्षण, उपकरण, सुविधाओं और आवासीय सुविधाओं की अभाव है। तो ये एनडीआरएफ के पास ही नहीं, लगभग सभी फोर्स का ये समस्या है, ठीक है। तो फिर भी क्योंकि एनडीआरएफ जो है एक इमरजेंसी टीम है, उसको तुरंत चाहिए, तो उसमें प्रशिक्षण का पर्याप्त होना चाहिए, समय समय पर प्रशिक्षण होना चाहिए। और साथ ही साथ जैसे पहले जो है आज से अगर हम लोग 60-70 साल पहले जाएंगे तो उस टाइम न्यूक्लियर के बारे में उतना सारा जानकारी रखने का ज़रूरत नहीं था।
कारण, क्योंकि उस समय जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत कम था, लेकिन अभी के समय में न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत ज़्यादा है। तो अभी एक तो नया चीज़ शामिल हो गया न्यूक्लियर, तो इसका भी सेफ्टी में होना चाहिए जानकारी। तो इसी तरह से जो है साल साल में या फिर 6 महीने में कम से कम एक बार ट्रेनिंग होना चाहिए, हर 6 महीने में एक बार ट्रेनिंग होना चाहिए, ताकि हर उस 6 महीने के दौरान जो कुछ भी नया नया अपडेट आया है सब जानकारी मिलते जाए। और भी जो समस्या है वो तो सभी जानते हैं। आगे देखिए, निधियों का दुरुपयोग। कुछ राज्यों ने उन कार्यों हेतु कुछ राज्यों ने उन व्यर्थों क्या बोलेगा व्यय हेतु निधि का दुरुपयोग किया है। यानी कि मतलब निधि का दुरुपयोग किया, मतलब निधि मतलब इसमें बता रहा है कि जो फंड आता है एनडीआरएफ फंड के लिए, उसको कुछ कुछ राज्य जो है मिसयूज किया है। मतलब जैसे कि एंड आपदा प्रबंधन के लिए काम के लिए आया था और वो कुछ और काम में लगा दिया, तो यही बता रहा है। और कुछ कुछ जो है स्वीकृति नहीं, अच्छा सॉरी और देखिए इसमें कुछ मामलों में निधि जारी करने में बहुत देरी की गई। कुछ कुछ जगह में जो है मतलब जो फंड मिलना चाहिए जिस टाइम पे उस टाइम पे नहीं मिला। तो उसमें भी क्या है कि मान लेते हैं कि हम जुलाई अगस्त का महीना है, उस टाइम बाढ़ आता है, ठीक है, जुलाई अगस्त का महीना बाढ़ आता है, खूब जोर बारिश होता है, और उस समय कुछ अगर फंड देने का है, अब उस समय ना दे के आप जनवरी में दे रहे हैं तो क्या फ़ायदा, तब तो बाढ़ तो आ ही गया है। तो समय पे भी फंड मिलना चाहिए, वो भी उसमें बता रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ राज्यों ने निधियों का निवेश ही नहीं किया, यानी कुछ कुछ राज्य जो है वो उसका इस्तेमाल ही नहीं किया, जबकि इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह ब्याज की काफ़ी हानि हुई। ब्याज मतलब भाई आप जो है आपके लिए जो फंड जो सरकार मान लेते 100 रुपये रखा था, आपके लिए रखा था सरकार कि आपको इस्तेमाल करना है, अब वो पैसा इस्तेमाल नहीं किए हैं, तो यही पैसा अगर 100 रुपया सरकार कहीं इन्वेस्ट किया रहता है तो उसको तो सालाना नहीं भी तो कम से कम 120 रुपये फ़ायदा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, यहाँ पर 120 लाख भी समझ सकते हैं, 120 करोड़ रुपये भी समझ सकते हैं, तो यही बता रहे हैं। और कुछ कुछ राज्यों में ऐसा भी है कि इसमें वित्तीय अनुशासनहीनता भी दर्शाता है। ठीक है, ये तो बात हो गया। और आगे देखते हैं क्या क्या इसमें है शामिल। और इसमें ये बता रहा है कि आपदा प्रबंधन के सभी चरणों में समुदायों, एनजीओ, सीएसओ और मीडिया को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो शामिल तो है। एनजीओ का रोल 2013 में हम लोग बढ़िया से देखने को मिलता है, 2013 में, जिसमें पतंजलि, डाबर और बहुत सारा जो है एनजीओ जो है उसमें रोल निभाए। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफिस ये सॉरी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो सरकारी संस्था नहीं है, बगैर सरकारी संस्था, प्राइवेट संस्था जो है वो हेल्प करते हैं, तो वही एनजीओ है। तो 2013 में उसको बहुत बढ़िया रोल देखने मिलता है। और साथ ही साथ मीडिया भी इसमें बहुत बढ़िया रोल निभाए हैं, पूरा हर जगह का मीडिया कवरेज कर रहा था। अभी तो मीडिया को तो हर जगह पहुंचा हुआ है, तो फिर भी शामिल किया जाना चाहिए, बात सही है, इसको भी लिखना है। फाइनेंशियल मैकेनिज्म, अब ये देखते हैं हम लोग को पैसा कहाँ कहाँ से आता है। यहाँ देखिए, द एक्ट फर्दर contains द प्रोविजंस फॉर फाइनेंशियल मैकेनिज्म सच एज क्रिएशन ऑफ फंड्स फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड एंड सिमिलर फंड एट द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। यानी कि नेशनल लेवल में कुछ बड़ा समस्या होता है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर समस्या समझा जाएगा, जैसे कि सुनामी हो गया, बाढ़ हो गया, उसमें तो भारत सरकार अलग से अपना फंड बना कर रखा ही हुआ है, लेकिन स्टेट भी अपना फंड का जो कुछ हिस्सा, ठीक है ना, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके लिए अलग से रखे रहेंगे कुछ पैसा, ये बता रहा है और रखता भी है।
फाइनेंशियल मैकेनिज्म में हम लोग ये जाने। और देखिए इसमें अभी हम लोग क्या कर पढ़ने वाले हैं। देखिए ये जो पनिशमेंट है ये हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन अब इसे समझ लेते हैं। अंडर सेक्शन 51 ऑफ द डीएम एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एवरीवन रिफ्यूजिंग टू कंप्लाई विथ ऑर्डर इज लिएबल टू पनिशमेंट विथ इम्प्रिजमेंट अप टू 1 ईयर और फाइन और बोथ। In case this refusal leads to the death of people, the person liable shall be punished with the imprisonment up to 2 years। तो पनिशमेंट इसमें तो पूरा क्लियरली नहीं दिया है और शायद समझ में नहीं भी आएगा, लेकिन जब हम लोग इसमें अलग से चैप्टर ही बनाए हैं जिसमें कि आपदा के समय में क्या क्या समस्या आता है, और उस समस्या में बोलते हैं ना अमानत में खयानत, ठीक है ना, रक्षक बन गया भक्षक। जब इस समय बोलते हैं ना आपदा में अवसर, जब किसी को तकलीफ में फंसा है उस समय कोई उसको अवसर मिल गया लूटने का, छीनने का, तो इस सब के लिए जो है नियम और कानून बना हुआ है, और उसको सज़ा भी, क्या सज़ा मिलेगा, क्या केस होगा वो भी दिया हुआ था। हम लोग उसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए और अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।